डीएम, आईएएस, आईपीएस, ये इतने बड़े ओहदे हैं दोस्तों जिन्हें शायद इंसान हासिल करने के लिए तरसता है। लाखों बच्चे इस रेस में अपनी दौड़ लगाते हैं और बहुत कम बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, शायद उनमें से कुछ गिने चुने लोगों को उस मंजिल की कदर नहीं होती। हालांकि हमने ये नहीं कहा है कि बिना मेहनत किए हुए वो मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को ना बहुत जल्दी से नसीब में उसके आ जाती है। आज की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वहां पर एक डीएम साहब एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी रिश्तेदारों के पास, सभी जानने वालों के पास और अपने दोस्तों के पास पहुंचा देते हैं। दोस्तों, डीएम साहब की वीडियो जिसके भी पास पहुंचती और वो व्यक्ति उस वीडियो पर जब क्लिक किया करता, तो आधी सी वीडियो को ही सुनने के बाद वो व्यक्ति अपने काम धाम को छोड़कर और डीएम साहब से मिलने के लिए वहां से दौड़ पड़ता है। आखिरकार इतने बड़े अधिकारी ने ऐसा क्या उस वीडियो में बोला था जो सभी लोग उस वीडियो को सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं और केवल दिमाग में एक ही बात आती है कि इस पल को मैं किसी तरह से बदल दूं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को रुला सकती है, तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक मुकेश पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो डीएम बन चुके हैं। दोस्तों, इनकी जो नौकरी है वो बक्सर में ही है और मुकेश पांडे के घर में इनके बड़े भाई आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी आईपीएस अधिकारी है। पांडे के जो पिता होते हैं वो एक मेजर रिटायर है, मतलब फौज में। दोस्तों, परिवार में सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो मुकेश पांडे होते हैं, इनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो कहीं पर नौकरी नहीं करती। वो मुकेश पांडे के माँ के और पिता के साथ रहा करती है। दोस्तों, मुकेश पांडे की एक बेटी भी होती है जो अभी 2 या 3 महीने की है और यहाँ पर इस परिवार में देखने में लग रहा था कि कोई भी कमी या कोई परेशानी नहीं होती है। अब मुकेश पांडे अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं कि भाई काम है, हमेशा बाहर का काम रहता है, महीने 2 महीने में घर आते हैं, पत्नी से मिलते हैं, तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। और जो मुकेश पांडे हैं वो दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली वो एक होटल में आते हैं और होटल में आने के बाद अब वो अपना फोन चालू करते हैं। फोन चालू करते हैं और वहां पर अपने फोन को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से उनका चेहरा उस फोन में बहुत अच्छे से आए और वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। उस वीडियो में वो वीडियो बनाते हैं और अपनी ही खुद की ही बातें उस वीडियो में बोली जाती हैं। मुकेश पांडे सभी पहले अपनी माँ से कुछ लफ्ज कहते हैं कि माँ, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ, पिताजी का भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों को भी ऐसी बातें बोली जाती हैं और जितनी भी बातें हैं मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। मतलब ये वीडियो इतनी करीबन 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 से 15 मिनट की, और वो अपने परिवार वालों से सभी से बात करता है। और दोस्तों, वो अपने जहां पर वो मरेगा वहां की लोकेशन भी देता है। अब एक डीएम साहिबा को ऐसी क्या परेशानी थी और वो वीडियो में उस परेशानी का भी जिक्र करते हैं कि भाई मैं किस वजह से अपनी जान को अपने ही हाथों से ले रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो डीएम साहब होते हैं, जिस होटल में बैठे हुए थे उस होटल का नाम जनकपुरी होता है, और दोस्तों वहीं से सारी वीडियो को इधर उधर रिश्तेदारों में और सभी के पास भेज देते हैं। अपने जानने वालों के भी पास भेजते हैं, अपने दोस्त के पास भी भेजते हैं। प्लान क्या था? यहाँ पर डीएम साहब का प्लान होता है, जो मुकेश पांडे होते हैं, कि भाई जो ये होटल है इसकी सबसे ऊपरली वाली मंजिल से मैं छलांग लगाऊंगा और यहीं पर मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर वो वीडियो को इधर उधर पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, मतलब सबसे ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर ये जो मुकेश पांडे होते हैं इन्हें एक गार्ड मिल जाते हैं। अब उस गार्ड को देखकर ये बहुत देर इंतजार भी करते हैं कि ये गार्ड यहाँ से चला जाए तो मैं अपना काम जो है उसे अंजाम दूं। लेकिन दोस्तों, वहां से वो गार्ड टस से मस नहीं होता है और जो मुकेश पांडे होते हैं यहाँ से अपने इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। और दोस्तों, अपने एक बैग, जो कपड़ों का बैग वो अपने घर से लेकर आए थे, और जो उनका फोन होता है उसे उसी होटल में छोड़कर अब वो रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद दोस्तों, मेट्रो स्टेशन पर वहां पर वो गाजियाबाद की मेट्रो में बैठते हैं
और उसमें बैठकर चले जाते हैं। अब वहां पर दोस्तों रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अब वो रेल की पटरी की तरफ चलते हैं और ध्यान रखते हैं कि इस पटरी पर कब ट्रेन आएगी। वो काफी देर खड़े हुए होते हैं। सीसीटीवी के मुताबिक कई लोग उन्हें देखते हैं खड़ा हुआ, लेकिन कोई भी जान नहीं पाता कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही मुकेश पांडे को पता चलता है कि इस वाली पटरी पर गाड़ी आ रही है, वो उस पर उस तरीके से लौटते हैं कि उनकी गर्दन के ऊपर कर जो रेल है, ट्रेन है, उसके गर्दन के ऊपर कर ट्रेन गुजरे। दोस्तों उनके जो प्लान था, जो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी अपने आप को खत्म करने की, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वो सीधा लेट जाते हैं और दोस्तों उसकी गर्दन से वो ट्रेन होकर गुजर जाती है। ये मंजर बहुत भयानक होता है। थोड़ी ही दूर एक दरोगा वहीं के होते हैं। दोस्तों वो दरोगा जब सुनते हैं, कई लोग चीखने लगते हैं, जो लोग देखते हैं, तो दरोगा उनके पास जाते हैं और दरोगा को नहीं पता था कि ये एक डीएम साहब हैं, ये एक जिले को संभालते हैं। मतलब दरोगा को क्या पता भाई, दिल्ली में उन्हें नहीं पता चलता है, गाजियाबाद में। अब दोस्तों यहाँ पर दरोगा जो वहां की पुलिस चौकी होती है वहां पर इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस अधिकारी आते हैं और जो डीएम साहब होते हैं उनकी डेड बॉडी को मतलब छानबीन की जाती है। तो उनके जेब में उनका पहचान पत्र मतलब एक कार्ड मिलता है जिन पर उनका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस जैसे ही घर वालों को फोन करती है तो वो घर वाले कोई तो किधर गया था, मतलब डीएम साहब को ढूंढने के लिए। जो उसका भाई था आईपीएस वो भी निकल पड़ता है, भाभी भी भागती है, पूरा परिवार इधर उधर हो जाता है उसको बचाने की कोशिश में। लेकिन फोन होटल में छोड़ दिया था और अपने आप को दूसरी जगह उसने इस दुनिया से विदा कर दिया था। घर वाले फूट फूट कर फोन पर ही रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई घर वालों को कैसे पता चला। उसके बाद में अब यहाँ पर डीएम साहब की डेड बॉडी को उठाया जाता है और दोस्तों उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद अब सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा अधिकारी और उसने अपनी ऐसे जान ले ली। इस चीज को पाने के लिए कई लोग तरसते हैं, कई बच्चे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इतनी कामयाबी तब भी उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। और जिसके हाथ में इतनी सारी कामयाबी होती है उसने ऐसा क्यों किया है? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था दोस्तों, लेकिन इस क्यों का जवाब था डीएम साहब के जेब में एक पर्ची लगी हुई थी। उस पर्ची में सारी बातें लिखी हुई थी। डीएम साहब उस पर्ची में ये भी लिखते हैं कि एक और सुसाइड नोट मेरे बैग में रखा हुआ है जो कि होटल में पड़ा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद वो वीडियो तो पूरे समाज के सामने होती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डीएम साहब ने उस वीडियो में क्या कहा था। दोस्तों डीएम साहब ने एक वीडियो बनाई थी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। तो उन्होंने सबसे पहले उस वीडियो में अपनी माँ का जिक्र किया। वो रोते हैं और कहते हैं कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार आपसे करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी भी आपको और अपनी पत्नी को कभी भी मैंने ये नहीं समझा कि आप मेरे लिए उससे ऊपर हो या वो आपसे ऊपर है। मैंने आप दोनों को एक समान माना था। मैं उसका पति हूँ, आपका बेटा हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो भावुक हो जाता है, फिर शब्दों को कहने की कोशिश करता है। वो वीडियो जब हमने देखी तो हमें भी बहुत ज्यादा अजीब और बुरा लगा। इसके बाद वो कहता है कि माँ मैं इस घर के कलेश से परेशान हो चुका हूँ। घर की जो लड़ाई होती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बाहर भी काम करता हूँ, काम के प्रति मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मेरे घर में सब कुछ चल रहा है ये मेरी बर्दाश्त से परे है। मेरा दिमाग फटने को हो जाता है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं इन सब चीजों को छोड़कर संन्यास ले लूं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिताऊं, लेकिन मैंने वहां भी सोचा कि नहीं, संन्यास में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा क्या होगा? और मैं इसी कसमकस में आप सबको छोड़कर इस दुनिया से जा रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये दो तीन चीजें बिल्कुल भी। अब यहाँ पर डीएम साहब क्लियर कर देते हैं कि घर की जो लड़ाई झगड़े थे उनकी वजह से डीएम साहब ने ये कदम उठाया था। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि शायद डीएम बनने के बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जब वो डीएम बने थे उससे पहले वो पुलिस कमिश्नर भी रह चुके थे। तो दोस्तों उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, तब वो इस मुकाम पर पहुंचे थे।
और घर में सभी सरकारी अधिकारी थे, जब ऐसे लोगों के बीच में रहना सहना था तो शायद नौकरी का तो कोई दबाव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर दोस्तों एक और बात सामने जो आई थी, जो डीएम साहब होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है और माँ होती है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर डीएम साहब अपने भाई का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सभी से अपने प्यार का इजहार करके जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात डीएम साहब क्लियर करके जाते हैं कि शायद मेरी दिमागी हालत में है या मैं ये घर की परेशानियां झेल नहीं पा रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है, ना ही तो मेरी पत्नी है, ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरे परिवार वाले हैं और ना ही मेरी नौकरी है। केवल अब शायद मेरा ऊपर से बुलावा आ गया है। कोई भी मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं है, किसी को तो एहसास भी नहीं है मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर मेरे अपने को एहसास हो जाए और उसे पता चल जाए तो शायद वो मुझे हाथ पकड़कर खींच लेगा। इसी वजह से मैं उन सभी से इतना दूर आया हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ और उन्हें इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है। दोस्तों ये वीडियो जिसके भी पास जाती है, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो, वो तुरंत वहां से अपना वाहन उठाते हैं और कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है तो कोई कहीं पर जा रहा है, क्योंकि डीएम साहब के जो फोन की लोकेशन होती है वो दिल्ली के उस होटल में बोलती है जो जनकपुरी होटल होता है। लेकिन वहां पर भी जब पुलिस जाती है तो दोस्तों वहां पर भी डीएम साहब नहीं मिलते हैं, डीएम साहब रेल की पटरियों पर मिलते हैं। ये वो कहानी थी दोस्तों जहां पर एक लड़का जो बचपन से ही जिसने सब कुछ देखा था, उसका परिवार बहुत अच्छा था, पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों घर में सभी लोग एक सरकारी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो क्या घर का दबाव इतना हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को खत्म कर ले? ये बातें ऐसी होती है कि लोग कभी ना कभी टूट जाते हैं और अपने आप में बिखर जाते हैं। उनकी मासूम सी बेटी पत्नी खड़ी देखती रह जाती है, वो अपने हाथों को देखती है और कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, अब मैं किसी से क्या कहूँ, इस वीडियो को देखकर मैं किससे क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज नहीं है। शायद मेरे हाथ में हो तो मैं सारी चीजें बदल दूं और इन सब चीजों को सही कर दूं। दोस्तों एक कहानी कई लोगों को एक प्रेरणा देकर जाएगी कि कभी भी हमें ना किसी भी परेशानी से कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज दुख आया है तो कल सुख आएगा, ये पक्का है। अगर दुख आया है तो सुख भी तो आएगा, कभी हमें सुख आया है तो दुख भी आएगा भाई। ये तो जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम सुख को बड़े अच्छे से लें और दुख में हम व्याकुल हो जाएं या परेशान हो जाएं या अपने आप को ही रास्ते से हटा लें तो ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। दोस्तों एक समझना चाहिए इंसान को। यहाँ पर डीएम साहब की बात नहीं हो रही है, कुछ हमारी महिलाएं ऐसी हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो थोड़ी सी ही बात पर शायद अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आप गलत करते हो। ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसे बड़ा संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसे कदम उठाओगे जो आपके साये में है या आपको प्यार करते हैं, उन पर क्या बीतेगी? जिंदगी भर आपकी कमी ना उनकी जिंदगी में पूरी नहीं होती, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अपनों को दुख देकर आप कहीं भी चैन से नहीं रह सकते, भले ही आप यहाँ पर हो या कहीं और चले जाओ। जिंदगी का जो फंदा लगा हुआ है ना वो नहीं छूटेगा। किसी अपने को दुख देकर आप सोचते हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा या यहाँ से चला जाऊंगा, अरे भाई तू जहां पर भी जाएगा ना वहां पर तुम्हें ये सारी परेशानियां झेलनी होंगी। दोस्तों इस कहानी में ना ही तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी है, ना ही मैं आप लोगों को कुछ प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह से कदम मत उठाइए, क्योंकि डीएम साहब की माँ जो होती हैं वो करीबन 6 से 7 महीने तक खाना नहीं खाती हैं। वो अपने बेटे को हमेशा पुकारती रहती हैं। तो अपने माँ बाप को ऐसा दुख मत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जीवन बहुत अनमोल है, इसकी अच्छाइयों को समझिए और इसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए।